खाना खाने नीचे बैठती है तभी सोनम वहां पानी पीने के बहाने आती है और जानबूझकर सृष्टि की थाली को पैर मारते हुए चली जाती है। बचा कुचा खाना भी सृष्टि की थाली से बाहर गिर जाता है। हो सॉरी यार, मुझे दिखाई नहीं दिया। तू ऐसा कर, खाना पर बात मत कर और नीचे जमीन पर पड़ा खाना ही खा ले। तेरे फूटे हुए नसीब में यही लिखा है। अगले दिन सुबह सुनीता मौसी सृष्टि की जिंदगी में तूफान बनकर आती हैं। सुबह सब सो रहे होते हैं, बस सृष्टि ही सुनीता के इंतजार में जागी होती है। दरवाजे पर दस्तक होती है और सृष्टि दरवाजा खोलती है। तेरे पैरों में क्या मेहंदी लगी जो दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी? पता नहीं था क्या कि मैं आ रही हूँ? चले सामान उठा अंदर लेकर आ। जी मौसी जी, आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। और सुन, अब वापस सो मत जाना। मेरे चाय नाश्ता बनाया या नहीं? नाश्ता बना दिया है मौसी जी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय रखती हूँ। सुनीता फ्रेश होकर आती है और सृष्टि से कहती है, सुन लड़की, मेरे काले वाले बैग के सारे कपड़े अभी धोकर डाल दे, दोपहर तक सूख जाएंगे। जा, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? सृष्टि बड़े से बैग में से सारे कपड़े निकाल कर धोने चली जाती है। कपड़े धोने के बाद सुखाने के लिए छत पर डालकर आती है। तब तक पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने का समय हो जाता है और वो साफ सफाई में लग जाती है। आज तो देर हो गई है, थोड़ी देर में ही पानी आता होगा। ऐसा करती हूँ कि छत की सफाई कल करूंगी। सारे काम निपटाकर सृष्टि नहा धोकर आती है। तब तक उस सबके उठने का समय हो जाता है। सृष्टि बाकी सबका भी नाश्ता बनाती है। 9 बजे के पहले यहाँ कोई उठता नहीं था। सुनीता भी खा पी कर सो जाती है। ललिता सृष्टि से पूछती है, मौसी जी को अच्छे से नाश्ता करा दिया था ना? चल अब खाने की तैयारी कर ले, आज कुछ अच्छा सा बनाना, समझी? हाँ माँ। सृष्टि सबका खाना बनाती है और जब तक वो लोग खाते हैं वो कपड़े धोने चली जाती है। ललिता उससे पूछती है, अच्छा फिर से छत पर गेहूं फैला कर आना, छत साफ कर लिया ना? आज छत की सफाई नहीं की है मम्मी। छत की सफाई नहीं की तूने? दिन पर दिन आलसी होती जा रही है तू। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इसे मारकर कोई फायदा नहीं है दीदी। आप तो ऐसा करो कि इससे धूप में छत साफ करवाओ और शाम तक नंगे पैर छत पर खड़े रहने की सजा दो। जब पैरों में छाले पड़ेंगे ना, तब काम बराबर करेगी। सही आइडिया दिया तूने। चल झाड़ू उठा और छत पर जाकर सफाई शुरू कर, फिर वहीं खड़ी रहना। हम बीच बीच में आकर देखेंगे। होशियारी करना, भारी पड़ेगा तुझे, समझी? सृष्टि पूरी दोपहरी तपती धूप में छत पर खड़ी रहती है, जिससे उसके पैरों में छाले तो पड़ ही जाते हैं, साथ ही पानी न पीने की वजह से चक्कर भी आते हैं। शाम को सृष्टि बुरी हालत में नीचे आती है। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ झलक रहा था। क्या हाल बना लिया है अपना? सुन ओ रूप की रानी, अभी भी मेरी बात मान जा। मैं तुझे इन सब तकलीफों से बचा सकता हूँ। तुम फिर वही हरकत कर रहे हो। मैं अब पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तो मेरी शिकायत करेगी? मेरी? तभी वहां सुनीता आ जाती और हंसते हुए कहती है, और कैसा लगा कड़ी धूप में छत पर? मजा आ गया ना? वैसे यहाँ चल क्या रहा था? मौसी, ये लड़की तो पूरी तरह हाथ से निकल गई है। इतनी बेशरम है कि मुझे भी भाई नहीं समझती है और जब देखो तब मुझ पर डोरे डालने की कोशिश करती है। ऐसी कोई बात नहीं मौसी जी। हाँ, आप झूठ क्यों बोल रहे? मैं आपके पास आती हूँ या आप मुझे छेड़ते रहते? हाँ, तू इतनी गिरी हुई है क्या? तेरा भाई है, ऐसे तो छोड़ दे। रुक, अब ना दीदी ही तुझे सबक सिखाएंगी। मैं अभी दीदी को बुलाती हूँ। सुनीता ललिता और मोनिका को बुलाकर लाती है और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर सारी बात बताती है। पहले ही छालों के दर्द से तड़प रही सृष्टि के आत्मसम्मान पर लगी इस चोट ने उसके दिल के भी टुकड़े कर दिए थे। इसकी ये मजाल अभी से ठीक करती हूँ। मम्मी भाभी, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप जानती कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आप खुद ही गौरव भैया से पूछिए, वो ही आते जाते मुझे छेड़ते रहते हैं। तो अब काले कारनामे तू करेगी और इतना घटिया इल्जाम मेरे बेटे पर लगाएगी? तू ही मेरे पति पर डोरी डालती। जी तो करे कि अपने हाथों से ही तेरा गला दबा दूं, लेकिन रुक, तेरी पोल पट्टी पूरे मोहल्ले के सामने खोलती हूँ। दोनों सास बहू घर से बाहर निकलकर चिल्ला चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करती है और सृष्टि के चरित्र के बारे में बढ़ चढ़कर बकवास करती है। सभी सृष्टि के बारे में दबी जुबान में बातें करते हैं। वो छोटी वाली तो बच्चलन है ही, ये भी ऐसी होगी, सोचा नहीं था। और यार, किसी के चेहरे पर थोड़ी लिखा होता कि वो कैसा, लेकिन सृष्टि के बारे में फिर भी ऐसा सोचने का मन नहीं करता। मैं तो इसे रोज देखती हूँ बहन जी, ये कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती है। सृष्टि का इस बात को लेकर घर में सभी बहुत अपमान करते हैं। उधर उर्मिला से रहा नहीं जाता और वो सृष्टि के पापा को फोन कर देती है और उन्हें आने के लिए कहती है उसी दिन रात को। ये बच्चलन लड़की, चल जरा मेरे सिर में तेल लगा दे। दिन भर तेरी बच्चलनी के बारे में सोच सोच कर मेरा सिर दुखने लगा है। हे भगवान, तू सिर्फ मेरी ही परीक्षा क्यों लेता है? आज तो सबने मुझ पर बेकसूर होते हुए भी इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अब तू ही मुझे इसमें से बाहर निकालेगा। 2 ही दिन बाद मनोज वापस आता है और सृष्टि से प्यार से सब पूछता है, लेकिन जब सृष्टि कुछ नहीं कह पाती तो वो सब समझ जाता है। अब मैं तेरी शादी करने के बाद ही वापस जाऊंगा।
तेरे लिए ऐसा घर ढूंढूंगा जहां तुझे रानी बनाकर रखेंगे। मनोज अपनी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढने के लिए जी जान से जुट जाता है और एक दिन उसका एक दोस्त उसे एक परिवार के बारे में बताता है। इन लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मनोज, खानदानी रईस हैं और बड़े ही संस्कारी हैं। उन्हें भी सृष्टि बेटी जैसी सीधी सादी और संस्कारी बहू चाहिए। बात बन गई तो सृष्टि बहुत खुश रहेगी वहां। रवि के जरिए सारी बातें तय होती हैं और फिर मनोज पूरे परिवार के साथ लड़के वालों के घर जाता है। लड़के के माता पिता गायत्री और दीपक सबका स्वागत करते हैं। घर की चकाचौंध को देखकर तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दीदी, उस मनोज के बजाय यहाँ पर अपनी सोनम की बात करो ना, जो इस घर की बहू बनेगी। उसके तो भाग ही खुल जाएंगे। सोनम की यहाँ शादी हो जाती तो उसके साथ साथ हमारी भी निकल पड़ेगी। हमें भी तो कुछ न कुछ मिलता रहेगा यहाँ से। दोनों की बातें सुनकर ललिता भी यही सोचती है और फिर जैसे ही मनोज फोन पर बात करने के लिए बाहर जाता है, ललिता गायत्री से पास बैठी सोनम की बात करती है। बहन जी, आपकी छोटी बेटी भी बहुत प्यारी है, लेकिन हमें तो सृष्टि बहुत पसंद आ गई। रोहन को भी वही पसंद है। इस तरह सृष्टि और रोहन की शादी तय हो जाती है। घर में मनोज को छोड़कर कोई भी खुश नहीं होता, बल्कि सृष्टि से और चिढ़ने लगता है। लेकिन मनोज के सामने सृष्टि को कोई कुछ नहीं कह पाता। ललिता बेमन से शादी की तैयारियां करती है। इस मनोज की किस्मत ऐसे पलटी मारे कि लगा नहीं था। जो चीज मुझे जैसी सुंदर लड़की को मिलनी चाहिए वो इस नालायक को मिल रही है। मुझे तो इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। शादी के दिन गायत्री सृष्टि के लिए सुंदर सा डिजाइनर लहंगा और गहने भेजती है। डरी सहमी सृष्टि तैयार होकर शादी के मंडप में आती है और अब सृष्टि रोहन की पत्नी और मेहरा परिवार की बड़ी बहू बन जाती है। विदाई के समय ललिता सृष्टि को गले लगाकर कहती है, मेरी बात का ध्यान रखना। तुम्हें वहाँ जाकर हमें पैसे भेजते रहना है, और वहाँ सबसे बड़ी बात कि तुम्हें अपने देवर के लिए सोनम की बात चलानी है, समझी? सृष्टि भारी मन से विदा हो जाती है। बेटी को विदा करके मनोज भी दुबई चला जाता है। गृह प्रवेश पर, बेटी, अब इस कलश को दायां पैर लगाकर अंदर आओ। घबराहट के मारे सृष्टि दायां की जगह बायां पैर लगाने जाती है। तभी गायत्री उसे प्यार से रोक देती है। दायां पैर लगाओ बेटा। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने दाएं की जगह बायां पैर आगे कर दिया। अरे अरे, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। सृष्टि दाहिने पैर से कलश को छूती है और उस पर फूलों की बरसात हो जाती है। सभी खुश होकर तालियां बजाकर सृष्टि का स्वागत करते हैं। नंदिनी चांदी की थाली से उसकी आरती उतारती है और उसे प्यार से गले लगाकर घर के अंदर लाती है। ये अब तुम्हारा घर है बेटी। हमारे लिए जैसे हमारी नंदनी है वैसे ही तुम हो। तुम बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर इस घर में रहना। सबका प्यार और दुलार देखकर सृष्टि की आंखें भर आती हैं। फिर भी उसके मन से डर अभी पूरी तरह निकला नहीं था। थोड़ी देर बाद, नंदिनी, तुम्हारी भाभी थक गई होंगी, उन्हें उनके कमरे में ले जाओ। सृष्टि बेटा, आराम से सो जाना और सुबह भी उठने की जल्दी मत करना। सब आराम से उठते हैं यहाँ पर। कमरे में आपकी जरूरत की हर चीज है भाभी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? गुड नाइट। नंदिनी सृष्टि को एक बहुत ही सुंदर से कमरे में छोड़ती है। कमरे की सजावट किसी 5 स्टार होटल के कमरे से कम नहीं थी। मखमली कारपेट, मोटे सुंदर से पर्दे, बड़ा सा पलंग और उस पर नरम गद्दी और मखमली चादर। पलंग पर लेटते ही सृष्टि को जन्नत का एहसास होता है। कितना नरम बिस्तर है, मुझे तो लेटते ही नींद आ रही है। और पल भर में ही सृष्टि गहरी नींद के आगोश में समा जाती है। सुबह 8 बजे उसकी आंख खुलती है और वो घबरा जाती है और फटाफट नहाकर जैसे तैसे साड़ी पहनकर नीचे आती है। सब नाश्ता कर रहे होते हैं। सॉरी मम्मी जी, मेरी आंख नहीं खुली, मुझसे गलती हो गई। मैं कल से जल्दी उठूंगी और सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी। खाना भी मैं ही बनाऊंगी और घर के सारे काम भी मैं ही करूंगी। रिलैक्स सृष्टि, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। मैंने ही सबसे कहा था कि तुम्हें सोने दे, और यहाँ हर काम के लिए मेड है। तुम्हें बस रानी की तरह रहना और सबको ऑर्डर देना है। गायत्री प्यार से सृष्टि को साड़ी ठीक से पहनाती है और सब अच्छे से समझाती है। मम्मी, भाभी इतनी डरी सहमी से क्यों रहती हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई बात उन्हें खाई जा रही है। आप उनसे बात कीजिए ना। बेटी, मैं खुद ही तुझसे बात करने वाली थी। तुम भाभी की हम उम्र हो, सहेली जैसी हो, तो तुम उन्हें अपने साथ बाहर लेकर जाओ, घुमाओ फिराओ, शायद वो तुमसे दिल हल्का करे। ठीक है मम्मी, आज शाम को ही मौसमी की बर्थडे पार्टी है। मैं भाभी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। उससे पहले मैं पार्लर वाली को बुला लेती हूँ और भाभी का अच्छा सा मेकओवर करवा देती हूँ। हाँ, ऐसा करने से उसमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तुम्हारा भाई तो बेचारा चाहकर भी सृष्टि को समय नहीं दे पा रहा है, तुम ही इसे लेकर जाओ। नंदिनी सृष्टि से इस बारे में बात करती है और उसका अच्छा सा मेकओवर करवाकर एक सुंदर सी ड्रेस उसे पहनने के लिए देती है। हाय, कितनी सुंदर दिख रही हूँ मैं। इन सबके प्यार और सम्मान के कारण मेरा रूप और भी ज्यादा निखर कर आया है। वाह भाभी, एक्सीलेंट, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ड्राइवर आ गया भाभी, चलो हम चलते हैं। सृष्टि को तैयार होकर जाते देखकर गायत्री भी बहुत खुश हो जाती हैं। घर के दरवाजे पर खड़ा दरबान दोनों को सलाम करता है और बड़ी सी चमचमाती गाड़ी का और ड्राइवर अदब से सृष्टि के लिए दरवाजा खोलता है।
इतना मान सम्मान देखकर तो मुझे लगता है जैसे कोई सपना है। कहाँ मैं कभी गालियां और लाते खाती थी। भगवान मेरी जिंदगी बदलने के लिए शुक्रिया। पार्टी में सब सृष्टि को घेर कर खड़े हो जाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। नंदिनी, तेरी भाभी तो बड़ी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है। अपनी तारीफ सुनकर सृष्टि को बहुत अच्छा लगता है। वो भी सबसे घुल मिलकर बात करती है। घर आकर नंदिनी पार्टी की बातें गायत्री को बताती है तो गायत्री तुरंत सृष्टि की नजर उतारती है। ये सब सृष्टि के लिए एक सपने की तरह था। अगले दिन ललिता उसे फोन करती है। तुझे जो काम दिया था भूल गई ना तू? वहाँ जाकर अपनी औकात भूल गई ना तू? त्रिकाची गौरव को वहाँ भेजती हूँ, वही तेरी अकल ठिकाने लगाएगा। सृष्टि बुरी तरह से डर जाती है। ललिता उसी दिन गौरव को उसके ससुराल भेजती है। सबसे मिलने के बाद गौरव कहता है, सृष्टि मुझे अपना कमरा तो दिखाओ। हाँ बेटी, जाओ अपने भाई को कमरा दिखाओ। सृष्टि और गौरव कमरे में आते हैं और जैसे ही दरवाजा बंद होता है गौरव अपनी हरकतों पर उतर आता है और सृष्टि से छेड़छाड़ शुरू कर देता है। सृष्टि से ये सहन नहीं कर पाती और हिम्मत जुटाकर जोर का थप्पड़ मार देती है। ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा सृष्टि। गौरव चला जाता है लेकिन गायत्री को दाल में कुछ काला नजर आ जाता है। उसी दिन ललिता का फिर से फोन आता है और वो सृष्टि को धमकाती है। गौरव के ऊपर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम अपना काम कब कर रही हो मुझे बताओ। मैं ना तो यहाँ से पैसे चुरा सकती हूँ माँ, ना ही सोनम की शादी की बात कर सकती हूँ। सोनम जैसी लड़की मेरे लक्ष्मण जैसे देवर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये लोग मेरे लिए भगवान की तरह, मुझे बहुत प्यार करते, मेरा सम्मान करते। मैंने किसी भी कीमत पर धोखा नहीं दे सकती हूँ। सृष्टि फोन रख देती है लेकिन उसके मन में यह डर रहता है कि जैसे उन्होंने उसे मोहल्ले में बदनाम किया था वैसे ही कहीं यहाँ न कर दे। लेकिन भगवान की कृपा से ये सारी बातें गायत्री सुन लेती है लेकिन सही समय का इंतजार करती है। इसी बीच सृष्टि प्रेग्नेंट हो जाती है। तुम तो बिल्कुल लक्ष्मी का रूप हो। तुम्हारे आने से कारोबार तो बढ़ा ही है। अब ये इतनी बड़ी खुशखबरी भी तुमने दी है। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है नंदिनी। तुम आज ही भाभी को मॉल लेकर जाओ और कुछ कंफर्टेबल कपड़े दिला कर लाओ। नंदिनी सृष्टि को लेकर मॉल की एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान में आती है। भाभी, यहाँ पर सब प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद पहनने वाले कपड़े मिलते हैं। आप आराम से देख लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए। सृष्टि एक कपड़े का रेट देखती है और बस एक सबसे कम कीमत का गाउन सेलेक्ट कर लेती है। भाभी आप भी ना रुकिए, मैं आपके लिए कपड़े सेलेक्ट करती हूँ। नंदिनी 10 जोड़े कपड़े सिलेक्ट करके पैक करवाती है और सृष्टि हैरानी से उसे देखती रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि इतने महंगे मॉल के कपड़े उसके लिए हैं। इधर गायत्री ललिता को फोन करके सृष्टि के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाती है। अब आप कुछ दिनों के लिए सोनम को यहाँ भेज दीजिए सृष्टि की देखभाल के लिए। ऐसे समय में बहन पास हो तो दिल अच्छा रहता है। सही कह रही हैं बहन जी, मैं कल ही सोनम को भेज देती हूँ। दोनों बहनें साथ रहेंगी, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और अगले ही दिन सोनम बोरिया बिस्तर उठाकर सृष्टि के पास आ जाती है। पूरा दिन वो बस सृष्टि के कमरे में ही रहती है और उस पर पहले की तरह हुक्म चलाती है। चल तू यहाँ नीचे कार्पेट पर सो, इस मखमली बिस्तर पर अब मैं सोऊंगी और ये ड्राई फ्रूट्स वाला दूध भी मुझे दे और तू मेरे पैर दबा। लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूं ना, इसीलिए मम्मी जी ने मेरे लिए दिया है। मुझे डॉक्टर ने भी आराम करने के लिए कहा है। मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे आ गई तुझ में? भूल गई क्या मोहल्ले वालों के सामने तुझे कैसे बदनाम किया था? यहाँ भी वैसा ही करेंगे, समझी? तुम ऐसा मत करना प्लीज। तुम जो कहोगी मैं करूंगी। तुम्हारे पैर दबाने हैं ना, मैं वो भी दबाऊंगी। शाबाश, मेरी बात मानने में ही तेरी भलाई, वरना ये लोग जो तुझे सिर पर उठाकर नाच रहे हैं ना, ऐसा पटकेंगे कि तेरी सारी मस्ती निकल जाएगी। चल पैर दबाव। सोनम का दूसरा काम था सौरभ पर डोरे डालने का। वो सभी घर वालों के सामने बहुत मीठी मीठी बातें करती थी और सौरभ के भी आगे पीछे मंडराती रहती थी। आंटी जी, मैं आपके लिए आज खीर बनाऊंगी, मैंने सुना कि आपको बहुत पसंद है। ठीक है बेटा, बना लो। ड्राई फ्रूट्स ज्यादा डालना, तुम्हारी दीदी भी खाएगी ना। जी ठीक है। और सौरभ जी को क्या पसंद है आंटी जी? वो तो कुछ भी खा लेता है, उसकी कोई खास पसंद नहीं है। ऐसी चापलूसी कर करके सोनम गायत्री और सौरभ के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है और दूसरी ओर सृष्टि को टॉर्चर भी करती जाती है। एक दिन मैं तो हर तरीके से सृष्टि का ध्यान रख रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स, लड्डू और सारी हेल्दी चीजें खिला रही हूँ, लेकिन इसकी सेहत तो गिरती ही जा रही है। ये तो अच्छी बात नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है मम्मी। भाभी हमसे काफी घुल मिल गई थी, लेकिन जब से उनकी बहन यहाँ आई है तब से वो फिर से पहले जैसी हो गई है। तुम ऐसा करो कि नंदनी को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाने के बहाने दोनों बहनों को बाहर लेकर जाओ। मैं उसके कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवाती हूँ, फिर सब समझ में आ जाएगा। नंदिनी और सोनम सृष्टि को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर सृष्टि का चेकअप करती है और कहती है, देखिए इन्हें तो काफी वीकनेस है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इनका, वरना मुसीबत बढ़ सकती है। अभी मैंने कुछ टॉनिक दिए हैं, इन्हें शुरू करवा देना। डॉक्टर के यहाँ से आने तक गायत्री कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा देती है। नंदिनी उसे डॉक्टर की बात बताती है। अब तुम अपने बिस्तर से बिल्कुल उठोगी नहीं। खाना पीना जो हो सब अपने कमरे में ही करोगी। इस हालत में अपना ध्यान रखना जरूरी है ना बेटा?
फिर तुम तो पहले ही कितनी कमजोर हो। आंटी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब से मैं इनका और ज्यादा ध्यान रखूंगी। लेकिन सोनम के बर्ताव में कोई फर्क नहीं आता, बल्कि वो और ज्यादा चिढ़ जाती है। अगले दिन गौरव फिर से वहां आता है और दोनों भाई बहन मिलकर सृष्टि के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। चल अब इसके पैर दबा दिए हो तो अब मेरे पैर भी दबा दे, पहले मेरे जूते उतार कर रख दे। और सुन, आज मैं यहाँ से पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा, ना ही तू कहीं से भी व्यवस्था कर और मुझे 10,000 रुपए ला कर दे। लेकिन मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं और मैं चोरी नहीं कर सकती हूँ। तो तू अब सजा भुगतने के लिए तैयार है ना? हम दोनों ने तो सबके सामने अपनी इमेज अच्छी बना कर रखी है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज मैं जा रहा हूँ, कल मम्मी आएंगे, उनके साथ भेज देना पैसे। गौरव बाहर सबको अदब से नमस्ते करके घर चला जाता है। अंदर जो भी हो रहा था वो सब नंदिनी और गायत्री सीसीटीवी कैमरा पर देख रही होती हैं। दूसरे दिन ललिता और सुनीता सृष्टि से मिलने के बहाने आती हैं और उसके कमरे में बैठती हैं। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसका ये सिला दिया तूने हमें। यहाँ की चकाचौंध में डूबकर तुझसे एक काम भी नहीं हुआ ना जो मैंने कहा था। मम्मी इसके तो यहाँ बड़े ठाठ हैं, अच्छा अच्छा खाना पहनना और बस आराम करना। मैंने कहा भी था तुमसे कि कैसे भी करके सोनम का जुगाड़ लगाओ, तू तो मनहूस ही रहेगी हमेशा। और ललिता सृष्टि को मारने के लिए हाथ उठाती है कि तभी वहां नंदिनी और गायत्री आ जाती हैं और उनको खूब खरी खोटी सुनाकर अपने घर से निकाल देती हैं। आप लोग शराफत से निकल जाइए, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। मेरे पास आप सबके खिलाफ ठोस सबूत हैं। सब चुपचाप खिसक जाते हैं और गायत्री तुरंत मनोज को फोन लगाकर सारी बातें बताती है। कुछ दिनों में मनोज वापस आता है और ललिता से तलाक ले लेता है। अब गायत्री और बाकी परिवार वालों के साथ सृष्टि